नमस्ते। क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली हेल्थ का कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है तो उस वजह से डिले हो रहा था। प्लीज़ शेयर कॉल रिकॉर्डिंग एंड मेल रिस्पॉन्स ऑफ ज़ीरोधा। एक्चुअली आपने शायद पूरा वीडियो देखा नहीं है। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग और वो सब वीडियो बना के पूरा अपलोड किया था। अगर आप पूरा देखेंगे तो शायद आपके समझ में आए। इसके अलावा हर्षन कोस हर्षलनी कोस, नाम शायद गलत पढ़ रहा हूँ तो माफ़ करना, बोल रहे हैं मॉक ड्रिल चल रहा है सारे ब्रोकर्स ऐप में हुआ है। सारे ब्रोकर्स में तो नहीं हुआ। ज़ीरोधा के रिगार्डिंग अगर आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगी। आर्टिकल्स काफ़ी सारे हुए हैं। अब तो ये तो ऑफ मार्केट हुआ था जिसमें वैल्यूएशंस में दिक्कत लग रही थी, लेकिन अगर आप देखेंगे ऑन मार्केट भी जो अपना सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे हैं ट्रेडिंग में, तो उसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जिसका लाखों रुपए लगा हुआ है तो उसको अगर लॉस होता है तो वो तो डेफिनेटली चेंज करेगा अपने ब्रोकर को, तो वो एक दिक्कत वाली चीज़ है। नेक्स्ट सुजीत कुमार बोल रहे हैं, ब्रदर इन माय पोर्टफोलियो आई एम होल्डिंग गुजरात गैस, क्रम्पटन ग्रीव्स, इंडिया मार्ट, हैप्पीएस्ट माइंड, वोल्टास, डी मार्ट, विप्रो, आवास फाइनेंसर्स। कैन यू शेयर योर व्यू ऑन इट। एक्चुअली इन्होंने मेरे को मेल किया था, जो मेरी मेल आईडी होती है, तो वहाँ से व्हाट्सएप पे मेरे पास आ गए थे। तो उसके बाद इन्होंने बोला था कि ये मेरा जो पोर्टफोलियो है उसको ये एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि गुजरात गैस से। तो गुजरात गैस मैंने देखा, गुजरात गैस में टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ा सा हल्का लग रहा है। इसके अलावा बॉटम लाइन तो ठीक ठाक है, बट टॉप लाइन ग्रोथ हल्का लग रहा है। आप जो रिटर्न देख रहे हैं शायद वो पुराने रिटर्न देख के आपने लिया है। अभी जब तक टॉप लाइन वापस नहीं आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो गैस वाली इस टाइप की जो कंपनीज हैं ये थोड़ा सा फ्लेवर में नहीं है, तो यहाँ पर पैसा बनाना का एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको इसमें कुछ बता नहीं सकता। मेरे हिसाब से मैं इसको चूज नहीं करता। इसके बाद आपने लिया है शायद, जस्ट अ सेकेंड, क्रम्पटन ग्रीव्स। तो क्रम्पटन ग्रीव्स यही है, CFL वगैरह बनाते हैं ये, LEDs वगैरह। तो इसका अभी जो प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है वो दिख रही है भाई टॉप लाइन ग्रोथ में। अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे तो 5453 करोड़ का जो इसका लास्ट ईयर का था और इस ईयर का 5883 करोड़, तो बहुत लो है टॉप लाइन ग्रोथ। तो टॉप लाइन ग्रोथ अगर कम होता है और बॉटम लाइन ग्रोथ टॉप लाइन से ज़्यादा, बॉटम लाइन ग्रोथ इसका नेगेटिव में है, मतलब जो लास्ट ईयर प्रॉफिट बनाया उससे कम प्रॉफिट बनाया। मैं ये बोल रहा था अगर टॉप लाइन ग्रोथ का कम ग्रो होता है, बॉटम लाइन ज़्यादा ग्रो होता है, तो उसकी लॉन्जिटिविटी नहीं होती है, क्योंकि आप 100 रुपये में से मार्जिन अगर बढ़ाते जाओगे तो एक लेवल के बाद आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उससे वो टकरा जाएगा, उसके बाद वो ग्रो नहीं होता है। बट इसमें बॉटम लाइन में भी नेगेटिव ग्रोथ है, तो इस वजह से ये भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। बाकी इंडिया मार्ट आप देख रहे हैं तो इंडिया मार्ट को एक बार देख लेते हैं। इंडिया मार्ट में टॉप लाइन ग्रोथ अच्छा लग रहा है, 850 करोड़ से 1050 करोड़ पे पहुंचा है उसके बाद, लेकिन बॉटम लाइन ग्रोथ नेगेटिव है, वही 310 करोड़ से 272 करोड़ पे पहुंच गया। तो नेगेटिव बॉटम लाइन ग्रोथ से फिर शेयर कहीं ना कहीं क्रैश करेगा। पुराने रिटर्न्स पे आप मत जाइए, क्योंकि जब तक अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा नहीं आएगा और रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा नहीं आएगा, जब तक शेयर एक्चुअली चलेगा नहीं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। हैप्पीएस्ट माइंड में आप देखें तो जो रिटर्न बन रहा था वो ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी सारा प्राइस्ड इन है। अब आप बोलेंगे यार सारे शेयर्स की तुम बुराई कर रहे हो, बट यार जो है वो है, जो फैक्ट्स हैं। मैंने पास्ट में भी हैप्पीएस्ट माइंड को कवर किया था। मुझे ऐसा लगता है लंबे टाइम तक अभी कंसोलिडेट करेगा, 1-2 साल तक। बट अगर आप 5 साल का व्यू है, 7 साल का व्यू है, तो आप इसको रख सकते हैं। ये आपको कुछ कंसिस्टेंट 15, 18, 20% तक का रिटर्न बना के दे सकता है। बट ये फंस सकता है अभी 1-2 साल के लिए, कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी हाई हैं। इसके अलावा वोल्टास के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो वोल्टास में भी सेम प्रॉब्लम है भाई। टॉप लाइन ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है। 7266 करोड़ का जो लास्ट ईयर था अब वो 7850 करोड़ का है। तो परसेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। बॉटम लाइन ग्रोथ इसमें लगभग 583 करोड़ से 1400 करोड़ पे पहुंच गया। तो बॉटम लाइन ग्रोथ तो अच्छा खासा है, तो इस बार तो शेयर चल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए इनको अगर टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है, तो वही चीज़ जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताई कि जब अगर टॉप लाइन ग्रोथ हमारा कम हो रहा है और बॉटम लाइन ग्रोथ प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो एक लेवल के बाद जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो टकरा जाती है, जिस वजह से ग्रोथ वहाँ से रुक जाता है। और टॉप लाइन को ग्रोथ करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद बॉटम लाइन को हम खींचते हैं। तो वो चीज़ है। डी मार्ट अच्छा स्टॉक लगता है मेरे को, लेकिन अभी वैल्यूएशन के हिसाब से और इसका जो ग्रोथ कंप्रेस हो गया है, टॉप लाइन ग्रोथ 18-20% के आसपास आ गया है। 30-35% से जब 20-22% के आसपास आ जाता है और उसके बाद 18 चला जाता है, तो वापस से ग्रोथ उतना तेज नहीं होता है। पास में मैंने भी ये चीज़ देखी है। तो
मेरे को ऐसा लगता है कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है, लेकिन मल्टी बैगर उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा आप बोल रहे हैं विप्रो के बारे में, तो विप्रो मेरे पास एक्चुअली था। मैं इसके बारे में एक स्टोरी है इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम बार में बैठे थे, तो वो एक्चुअली ड्रिंक वगैरह कर रहे हो। मैं उनसे पूछ रहा था, वो आईटी एम्प्लॉयज़ थे, कि यार विप्रो में क्या है, कैसा है, अंदर की कुछ बात हो तो बताओ, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज़ का जो डोमेन एक्सपर्टीज़ है वो मेरे पास नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानता हूँ। तो उसमें हुआ क्या, उन्होंने बोला कि एआई पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा करके मेरे को भी लगा कि यार अभी स्टॉक नहीं चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि यार साल 2 साल में हो सकता है बढ़िया रिटर्न दे, अभी अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बढ़िया इन्वेस्टमेंट लगा रहा है। बट वही फुस से निकला यार, मतलब बहुत साल में वेट करके इसको फिर लॉस में बेचा, 20-22%, 25% नीचे मैंने बेचा। मुझे ऐसा लगता है कि यार जब तक अर्निंग्स वापस नहीं आती हैं, जब तक तो यार मैं तो हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्म नहीं करेगा, तो मैं निकाल चुका हूँ। मेरे पास था ये, मेरे अकाउंट में नहीं था एक्चुअली, मेरे सिस्टर के अकाउंट में था, तो वहाँ से मैं सेल करके उसको बजाज फाइनेंस पे स्विच कर लिया था। तो आवास फाइनेंस मेरे को ऐसा लगता है कि यार अभी इसका जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो थोड़ा सा रुक गया है। वो उस तरह का ही ग्रो नहीं कर रहा जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस कर रहा हो, एप्टस फाइनेंस कर रहा है। सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है होम फर्स्ट फाइनेंस, क्योंकि उसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी एक्सप्लोसिव है, और उसके जो प्रमोटर है, फाउंडर एंड सीईओ हैं, वो मेरे को काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं। और काफ़ी अच्छा उनका इकोसिस्टम है पूरा बना हुआ, कि भाई 72 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर वो आपको बता देंगे कि आपका लोन होगा या नहीं। और पूरा डिजिटलाइज्ड बिजनेस है, तो मेरे को काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो करते हुए देखते हैं कि यार 200 सिटीज़ में बिजनेस कर रहे हैं और वो 400 सिटीज़ में ग्रो कर रहे हैं। तो वो सारी स्टोरीज देख के मेरे को लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। आवास फाइनेंसर्स करेगा, लेकिन कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है। लेकिन होम फर्स्ट फाइनेंस में मैं मल्टीपल रिटर्न्स देखता हूँ, तो वैसा करके देख रहा हूँ मैं। बाकी आपने मेरे को बताया था कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 1.5 CR का है। आई डोंट नो एक्चुअली आपका कितने का पोर्टफोलियो है, जो आपने बताया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो 1.5 CR के पोर्टफोलियो पे आप वीडियो देख के डिसीजन नहीं ले सकते। आप अगर पर्सनली मुझसे मिलेंगे थ्रू गूगल मीट, वो ऑब्वियसली वो पेड होता है, तो 30 मिनट्स की मीटिंग में हम कुछ ऐसी चीज़ें भी बता सकते हैं जो ऑब्वियसली कैमरा पे बोलना पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू सेवी रेस्ट्रिक्शंस। एंड पर्सनली जो चीज़ आपके लिए काम करेगी वो बाकियों के लिए रिस्की हो सकता है, तो वो सब वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुजीत कुमार यही बोल रहे हैं, यू हैव रियली नाइस ग्रिप ऑफ फंडामेंटल। थैंक यू सो मच जी। इसके बाद ही सुजीत कुमार का एक और क्वेश्चन है, योर थॉट प्रोसेस इज ऑसम बिहाइंड एस्ट्रल एंटरिंग इन न्यू बिजनेस। हाँ, वो पूरा फंडामेंटल उसका वही चीज़ था, जैसे मैंने वो बोला था ना कि ये जो नए सेक्टर में आ रहा है, पुराने सेक्टर को छोड़ के भाग के नहीं आ रहा है। अब पुराने सेक्टर में डोमिनेट करने के बाद नए सेक्टर में आ रहा है, तो जब भी कंपनी पास सेक्टर में डोमिनेट करके आती है तो उसका चांस बढ़ जाता है नए सेक्टर में सक्सेसफुल होने का। प्लस जब वो पास सेक्टर में डोमिनेट करके आएगी तो वहाँ से पैसा भी बनाइए। तो यहाँ पर जब वो नए बिजनेस में उसको पैसा लगाने का और मार्केट से लोन लेने का और वो सब पैसा इकट्ठे करने का मतलब ज़रूरत पड़ता है, तो उस टाइम पर उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है लोन इकट्ठा करने की भी, और पीछे से उसके पास पैसा भी रहता है, तो वहाँ पर बिजनेस बनने की अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उस वजह से मैं उसको बढ़िया समझ रहा था। सुजीत कुमार का एक और कमेंट है, हाई वेरी इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ अपलोड मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच। डिले हो रहा था अभी पिछले कुछ टाइम से, एक्चुअली मेरे को फीवर वगैरह आ गया था पेन की वजह से। डेफिनेटली वो अब हम रेगुलर होने को ट्राई करेंगे। आशीष राय बोल रहे हैं, गुड जॉब सर, थैंक यू। मंदर 7 भगत बोल रहे हैं, ट्रस्टेड ब्रोकर बेस्ट है, HDFC सिक्योरिटी ही इज़ द बेस्ट है। अब मैं भाई इस पर कुछ नहीं बोल सकता, मैं स्पीचलेस हो गया हूँ। ज़ीरोधा ने जो हरकत करी है उस टाइम और उसके बाद जो सौदे वगैरह एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, तो अब जाना पड़ेगा लगता है HDFC स्काई की तरफ। तो इसके बाद एक और जन ने कमेंट किया है, कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट न्यूली लॉन्च HDFC स्काई। भाई एक दिन ऐप तो डाउनलोड किया था, चला के देखा था, और HDFC का ट्रस्ट है। और अगर आप पैसे का देखोगे कि यार मेंटेनेंस चार्ज क्या है, तो इसका तो 50-60 रुपये का शायद डिफरेंस था, उस दिन हमने डिस्कस किया था। तो ट्रस्ट वर्दी तो है, बट यार जब ज़ीरोधा में प्रॉब्लम आने लगी है तो ऑब्वियसली इधर उधर भाई मच्छर ज़्यादा हो गए हैं। एक्चुअली मैं फ़ैन बंद कर देता हूँ ताकि नॉइज़ नहीं आए, तो उस वजह से तो आप देख सकते हो HDFC स्काई को सिक्योर है, क्योंकि HDFC बैंक तो यार इंडिया का बिगेस्ट बैंक है और वर्ल्ड में 3-4 नंबर पे आता है, तो डेफिनेटली सिक्योर तो है ही। तो इसके अलावा प्रतीक जी बोल रहे हैं, सर आई फेस सेम सिचुएशन बट आफ्टर मार्केट so I was not worried in the evening, also data changed and now it's okay. Sir, as a Zerodha customer care, also bullish on idea, can we go long on this script? Definitely not.
आइडिया मैं ट्रेड कर रहा था भाई, मैं स्विंग ट्रेड कर रहा था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। डेफिनेटली आइडिया के बारे में मैं कॉल में आपको बात करते हुए दिख रहा हूँगा पास्ट वीडियो में, ज़रोदा वाली में, बट वो मेरा स्विंग ट्रेड था। वो स्विंग ट्रेड के बारे में हम सेपरेट वीडियो करेंगे। मैं कुछ ना कुछ जब मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं उस टाइम पे ट्रेड करता हूँ, तो देखेंगे आगे, आपको बताएंगे क्या कर रहे थे। बट ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म बैट नहीं था, क्योंकि जब भी एक बंदा डोमिनेट कर रहा होता है, इस टाइम पे जियो एयरटेल वगैरह डोमिनेट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ऑब्वियसली जो कंपनी बंद हो रही है, बार बार डेट ले रही है, गवर्नमेंट पैसा भर रही है कि यार चलाते रहो कैसे भी सर्वाइव कर जाए, तो ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म बैट तो किसी हाल में नहीं लेनी चाहिए। ज़ीरोधा कस्टमर एम्प्लॉय, कस्टमर केयर ऑल्सो बुलिश, ये सब का मैं नहीं बता सकता, बट मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो बिल्कुल भी आप ना फंसें इसमें, क्योंकि फंडामेंटल वाइज कुछ नहीं है, वो जस्ट सट्टा है। हिंदी में, सॉरी, नॉर्मल लोगों की भाषा में अगर समझें तो ट्रेडिंग है, सट्टा है भाई, उसमें लॉन्ग टर्म व्यू मत बनाओ, लॉस होगा। उसके बाद आशीष राय बोल रहे हैं, सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q2 का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन 40% है, बट बॉटम लाइन ओनली 11% है, बॉटम लाइन कम है, और ऊपर से स्टॉक 12% इन 1 मंथ। व्हाट टू डू, होल्ड और सेल, प्लीज गिव मी योर ओपिनियन। ओके, तो देखते हैं इसको। उज्जीवन बैंक, उज्जीवन और ये फाइनेंशियल सर्विसेज शायद मर्ज भी हो रहा था ना, तो जस्ट अ सेकेंड, पहले ईयरली आता उसके बाद क्वार्टरली आता। हाँ, तो एक क्वार्टर से एक्चुअली पूरा ढंग से समझ नहीं आएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको सेल ना करें और आप नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करें, क्योंकि मैं जनरली करता क्या हूँ, जब तक मेरे को 2 क्वार्टर नहीं दिखते ना, जब तक मैं किसी चीज़ पे श्योर नहीं होता, अब थोड़ी सी अगर मैं कमेंट्री पढ़ूंगा, देखूंगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसके बाद में शायद आपको बता पाऊंगा। बट अभी के लिए आप ऐसा समझ के चलें कि यार नेक्स्ट क्वार्टर में भी अगर इनका बॉटम लाइन ग्रोथ इसी टाइप का रहा तो फिर तो भाई प्रॉब्लम है, फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट अभी आपके पास अगर ऑलरेडी है तो आप वेट कर सकते हैं, और आपको अगर लगता है कि भाई डाउन साइड मेरे को चाहिए नहीं, आपको कन्विक्शन नहीं है, तो आप निकाल भी सकते हैं। बट मैं जनरली क्या करता हूँ, 2 क्वार्टर का वेट करता हूँ अगर मेरे पास होता है, और अगर मेरे को खरीदना भी होता है और एक बार अगर ख़राब हुआ है तो मैं 2 क्वार्टर का वेट करता हूँ। और मैं जनरली प्राइस क्रैश होने पर जब खरीदता हूँ, जब वो रिजल्ट की वजह से क्रैश ना हुआ हो, जनरली जो मैक्रो इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती हैं, जैसे वॉर वगैरह हो गया, उसमें क्रैश हुआ हो, क्योंकि उसमें बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो मंदार 7 भगत बोल रहे हैं, चोला फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ क्या, प्राइस और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बता सकते हो, बढ़िया होगा, फंडामेंटल्स ऑल्सो बोथ ऑफ स्क्रिप्ट। बिल्कुल बताते हैं भाई। चोला फाइनेंस में मेरे को ऐसा लगता है कि यार मलाई निकल गई है, बिल्कुल छाछ बची है। मुझे ऐसा लगता है चोला फाइनेंस से छोटे भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि मैं होम फर्स्ट के पीछे भाई हाथ धो के पड़ चुका हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके खरीदें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरे को लगता है छोटे प्लेयर्स में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चोला फाइनेंस अभी इतना बड़ा हो चुका है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं देगा, और अगर आप थोड़ी सी सिक्योरिटी के साथ रिटर्न चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस टाइप का अगर कोई स्टॉक लेंगे तो उसमें ईपीएस ग्रोथ अच्छा खासा आपको मिल जाएगा सिक्योर आपके ग्रोथ के लिए। बट ऑब्वियसली मल्टी पे अगर रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे, कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है। मोतीलाल ओसवाल का तो भाई ऐसा है कि यार जब तक ज़ीरोधा डोमिनेट कर रहा है, जब तक तो किसी को बड़ा पैसा बनाने नहीं देगा ब्रोकिंग में। बट ज़ीरोधा काला पीला किया है पिछले कुछ दिन में, तो इधर से लोग परेशान होकर अगर इधर उधर आते हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है। बाकी ग्रो हो गया, HDFC स्काई हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इनको गेन करने की। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ज़ीरोधा के फाउंडर्स बहुत स्मार्ट लगते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको सॉर्ट आउट कर देंगे और मार्केट शेयर जाने ही देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक डोमिनेंस नहीं हटेगा, जब तक दूसरे किसी में पैसा लगाने से बड़ा पैसा नहीं बनने वाला। तो मंदर 7 भगत का एक और क्वेश्चन है, सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था, बहुत स्केरी था उस दिन, वो हमारी गाड़ी का टायर खुल गया था, तो उस बारे में बात हो रही है। तो मंदर 7 भगत जी का एक और क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट करता है आप में बसंत महेश्वरी जी की इन्फ्लुएंस, कीप इट अप, ही इज़ अ लेजेंड। मैं उनको बहुत शार्पली फॉलो करता हूँ। उनके पास्ट अगर आप देखेंगे तो उनकी एक सीरीज़ है, उसमें 32 ईयर्स एंड 18 आवर्स ऐसे करके उनका 87 एपिसोड्स हैं।
मैं उनको अभी कवर अप कर रहा हूँ, और शायद हम उनकी बुक को लेकर चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तो मज़ा आएगा। बुक पढ़ने का यार मन नहीं करता, मैं थोड़ा आलसी हूँ पढ़ने में, तो इस वजह से। बट हाँ, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, एंड मुझे उनके लेवल का और इतनी ओपनली बात करते हुए कोई दिखा नहीं, तो इस वजह से मैं उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ। और विद स्मॉल कैपिटल वो मल्टीबैगर रिटर्न बनाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अगर सीखें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुभाष कामकर 7951 बोल रहे हैं, अरे भाई इंटरटेनमेंट के लिए भी बोलो ना, क्या लगता है और कहाँ लगता है, डिस्क्लेमर के लिए तो फाइनेंशियल एडवाइज़र है ना। अब इसमें फंसने का रिस्क है, करते रहते हैं, मतलब इधर उधर अगर हमारे कोई स्क्रिप्ट समझ में आती है, बहुत ज़्यादा मेरे शेयर समझ नहीं आते हैं, इसलिए आपको लगता होगा कि यार ये 2-4 शेयर के पीछे पड़ा रहता है, बट जो भी समझ में आते हैं मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के लिहाज से, तो वो थोड़ा समझना इंटरेस्टिंग होगा। कोई आएगा शेयर दिमाग में तो ज़रूर शेयर करूँगा। सुधीर कवार 8564 बोल रहे हैं, रेस्टोरेंट ब्रांड इंडिया के बारे में बताएं। जुबिलेंट फूड वर्क देख सकते हैं आप, और दिव्यानी इंटरनेशनल देख सकते हैं, बट कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, कोई मल्टीबैगर रिटर्न नहीं बनाएगा, ऑलरेडी बहुत बड़े हो चुके हैं, और इस सेक्टर में स्केल करना एक प्रॉब्लम रहता है ड्यू टू कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, और जोमेटो और स्विगी के बाद से तो बहुत मार्केट ख़राब हो गया है, अब उस टाइप का ग्रोथ नहीं है जुबिलेंट वगैरह में भी, क्योंकि पिज़्ज़ा डिलीवरी एक एक्सक्लूसिविटी होती थी, तो वो सब चीज़ अब है नहीं। इसके बाद यही सुधीर जी बोल रहे हैं, बसंत महेश्वरी जी के पीएमएस में है रेस्टोरेंट ब्रांड ऐसा एशिया स्टॉक, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इंडिविजुअली स्टॉक्स परचेज करता हूँ, उनका पीएमएस और स्मॉल केस वगैरह मेरे पास नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आप मतलब खुद से चूज़ नहीं कर सकते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्मॉल केस में अप्लाई करना। बट जैसा कि वो खुद भी बोलते हैं कि अगर मैं उनके स्मॉल केस में डाल भी देता हूँ तो जिस तरह के रिटर्न्स, जिस तरह का रिस्क मैं अपने पैसे पे ले सकता हूँ वो मेरे पैसे पे नहीं ले सकते, इस वजह से जो रिटर्न है वो एक लेवल पे स्टक हो जाएगा। तो अगर जिस लेवल का मल्टीबैगर रिटर्न मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उस लेवल का रिटर्न बनाने के लिए मुझे ज़्यादा रिस्क लेना होगा, तो इस वजह से मैं अपने आप करता हूँ। नरेश मरथा बोल रहे हैं, जुबिलेंट ग्रिया के बारे में बताइए। मैं ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो किसी ने लिखा भी है 11 मिनट 50 सेकंड पर मैंने डिस्कस किया है, तो यहीं तक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हम आगे कुछ और डिस्कस करेंगे। आपको दिमाग में कोई स्टॉक हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर कुछ और आप पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।